बेटे अब एक पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको एक बारी, मेरे को तो लग रहा है आपके खून में मिल जाएगा, इतनी बार मैं एक एक चीज बना देता हूं आपके लिए। ये वाला चार्ट मैं फिर से बना के दिखा रहा हूं, याद आ गया होगा देख के आपको। देखो इधर सेल्स, पहले सेल्स लिख लो और उसके बाद उसको इरेज कर दो, थोड़ा गैप देके फिर लिखो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस टैक्स EAT। दिव्या दीपांश पढ़ लो बेटा। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। इस अर्निंग को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो तो EPS आ जाती है। यानी अगर ये A है और ये N है तो EPS हो जाएगी A/N। बताओ ये क्लियर हो गया? अब मैंने आपको 3 तरह के ब्रेक इवन पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 3 तरह के ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट 3 तरह के। पहला ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स होती है जिस पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT 0 होता है। यानी हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम वो सेल्स निकालना चाहते हैं, सेल्स को मैंने X कह दिया, जहां पर EBIT 0 होता है। यानी जहां पर EBIT 0 होगा उस सेल्स को, जिस सेल्स पर EBIT 0 होगा उसको हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। ऑब्वियस बात है, EBIT 0 कब होगा? जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होगा। मतलब समझ में आ गया? एक्चुअली बच्चों को मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए पहला मेरा ध्यान किस पर है? मतलब समझाना। मैं एक चार्ट में समझा रहा हूं ताकि दिमाग में छप जाए। यानी ये आंसर आता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। फिर होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो EBIT होती है, यानी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर आपको EBIT बतानी है। जो चीज बतानी है मैं उसको X बोल रहा हूं। आपके क्लैरिटी के लिए और कर देता हूं अच्छे से, X क्वेश्चन मार्क। समझ गए? ये पता नहीं, हमें बताना है। हमें वो EBIT बतानी है जिस पे ये वाली अर्निंग 0, यानी शेयर होल्डर्स की कमाई थन थन गोपाल हो, यानी शेयर होल्डर को कुछ न हो। दोनों में फर्क देखिए। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में आपका आंसर सेल्स के टर्म्स में आएगा और आपको वो वाली सेल्स बतानी है राज्य, मेरे दोस्त, जहां पे EBIT क्या होगा? 0। और जब बंदा आपसे पूछे कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो बेटे आपको सेल्स के टर्म में नहीं बताना, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है। आपको वो EBIT बताना है जहां पे शेयर होल्डर की कमाई ठन ठन गोपाल हो, यानी 0। राजे आगे मत जाओ, जितना बोल रहे हैं पहले उस पर ध्यान लगाओ, तभी आनंद आएगा। 2 मिनट रुकिए, क्योंकि हम जब ज्यादा सोचते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी मुझे पहले पूरा करने दीजिए। मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता होता है आपको क्या डाउट आ रहा है। अब कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट है। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट में
भी हम सेल्स बताते हैं, वो सेल्स बताते हैं जहां पे शेयर होल्डर की कमाई जीरो। तीनों की पहले डेफिनेशंस का फर्क समझो। कंबाइंड या कई लोग इसे कंपोजिट भी कह देते हैं। तो ये आंसर भी सेल्स के टर्म में आता है, बस ये आंसर ईबीआईटी के टर्म्स में आता है। तो देखा जाए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट दोनों सेल्स के टर्म में। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको वो सेल्स बतानी है जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो यानी ईबीआईटी जीरो, और कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट में आपने वो सेल्स बतानी है जिसमें शेयर होल्डर की कमाई जीरो। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट में सेल्स बतानी है, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में आपको ईबीआईटी बतानी है जहां पे शेयर होल्डर्स की कमाई जीरो। अब हमारे बीच बहुत खूबसूरत बच्चा संभव जी बैठे, कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहें। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है तो वो वाला ना माइनस में इंटरेस्ट हुआ है सर, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीआईटी आप सलाह दे रहे हो या सीख रहे हो? भाई ये तो इनकी डेफिनेशन, इसमें आप ये होना या होना चाहिए वाली बात तो कहीं से आई नहीं ना भाई। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कहते हैं जहां पे अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जीरो, ये इसकी डेफिनेशन। हमें वो ही निकालना। मान लो इसकी डेफिनेशन कुछ और हो रही होती तो मैं वो बढ़ा देता। मान लो लोग आम को आलू कहते हैं तो मैं आलू बताता। अब आम को आम कहते हैं तो आप ये मत कहो ना कि ये पीला आलू है मीठा और पीला आलू गुठली वाला। तो आप जो सोच रहे हो ठीक है, बढ़िया सोच रहे हो, अच्छे बच्चे हो आप बहुत। एक्चुअली जब मैं आपकी एज में था मुझे भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आती, फिर मैंने उस एज में एक बात सीखी जो मैं आपको सिखाता हूँ। आप जिस दिन ये बात सीख लोगे ना तो आपकी लर्निंग का लेवल जो है ना, जो ग्राफ है वो फास्ट हो जाएगा। हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ हमने क्या समझना है और कहाँ हमने क्यों समझना है। जहां पर हमें क्या समझना होता है ना, अगर हम क्यों समझने लगे ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमें पता नहीं चल पाता। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, मजाक मत लो, ये बड़ी बड़ी पते की बात है, हर आदमी नहीं समझता। जिसको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है ना वो इस डिफरेंस को समझे। मैं कुछ भी चीज सीख सकता हूं, मैंने ये देखा। एक स्टेज के बाद आप मुझे कुछ सिखा दो मैं सीख लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कहां क्या पूछना और कहां क्यों। मैं ये जजमेंट ले लेता हूं। मैं कभी नहीं आपसे पूछूंगा क्यों जहां पर क्या की जरूरत है, क्योंकि जहां हमने वो क्यों सोचा ना काम खराब। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं। अब एक बच्चा है, उसको हम एबीसीडी सिखा रहे हैं, वो क्यों पे ध्यान नहीं दे रहा। हमने बोला ए, तो आपको मजा आएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। ए, उसने कहा ए ठीक है। ये बी, बोला जी बी ठीक है। ये सी, बोला जी सी ठीक है। क्योंकि वो किस पे ध्यान दे रहा है, क्या, ए बी सी। उसको क्लियर हो गया। अब एक बच्चा बड़ा क्यूरियस है, हमारी तरह है, मेरी तरह है, बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर, हर चीज में लॉजिक जबरदस्ती का ढूंढता है। अब टीचर ने कहा ए, उसके दिमाग में कुछ लॉजिक बैठा शुरू किया। ए, एक बंद है, ये एक बंद है, एक बंद है इसमें। टीचर ने कहा बी, दो बंद हो गए, दो। अब टीचर ने कहा सी, तीन बंद हो गए, तीन। वो सोच रहा भाई साहब सी या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, तीन गोले होने चाहिए। अब टीचर ने कहा सी, वो पागल हो गई, खुल कैसे गया। मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती थी जब मैं आपकी एज में था। फिर मैंने समझा यार ये खाम खा यहाँ पे क्यों की जरूरत नहीं है। मैं क्या खोज रहा हूं, क्यों। यहां क्यों नहीं खोजना है, यहां क्या खोजना है, क्या। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। माइंड फ्रेश हो गया। अब इस चीज को यहां फिक्स करो। तीन उसने शब्दावली हमें बता रहा है, हमने उसका मतलब क्या है समझना है और उसके हिसाब से आंसर निकालना है। उसने कहा भाई जब मैं पूछूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट तो तुमने वो सेल्स बतानी है जिसपे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसको हमने ब्रेक इवन पॉइंट नाम दिया है। अच्छा लग रहा होगा बेटा मेरी बात, क्योंकि यहां पर हम ये सोच रहे हैं इसको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्यों बोल रहे, पागल हो गए। ब्रेक इवन पॉइंट तो होता है कुछ जीरो होना चाहिए, रिपीट। तो यहां जीरो क्या होना चाहिए, ईबीआई।
मजा आएगा मेरा एग्जांपल समझ के, आपको समझ में आएगा क्या और क्यों का डिफरेंस। बड़ा जरूरी है यहाँ पर क्या चाहिए क्यों नहीं चाहिए, फॉर्मूला क्यों है वो समझ लेंगे चेक करके। अब उसने कहा भाई फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, अगर कोई मेरे से बिना, जैसे मैं किसी से पूछूं जिसको इंग्लिश ना आती हो, भाई साहब ये क्या है, वो कभी नहीं बता सकता ये सी है जिसको इंग्लिश नहीं आती। इसी तरह कोई मेरे से पूछे ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मैं नहीं बता सकता। मैं कहूँगा भैया पहले इसका मतलब तो बताओ, ये किस चिड़िया का नाम है। चिड़िया क्या है कि वो कमाई, कौन सी कमाई, फिर मैं पूछूंगा भाई कौन सी वाली कमाई पूछ रहा है, कमाइयां तो बहुत होती है, ईएटी भी कमाई है, ईबीटी भी कमाई है, ईबीआईटी भी कमाई है, तू कौन सी कमाई पूछ रहा है। फिर वो खुलासा करेगा ऑपरेटिंग वाली, वो ईबीआईटी जिसपे इक्विटी शेयरहोल्डर की कमाई जीरो, वो ऑपरेटिंग कमाई जिसपे इक्विटी शेयरहोल्डर की कमाई जीरो, ये इसका मतलब आगे समझ। अब उसने बोला भाई कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, मैं नहीं बता सकता भाई इसका मतलब तो बताओ। वो सेल्स, यहां हमने सेल्स के टर्म्स में आंसर बताया, वो सेल्स जिस पर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो राजे इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि इस चीज का मतलब जैसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में ईबीटी बताना चाहिए, ईबीआईटी नहीं बताना चाहिए, ये तो लोगों ने डिफाइन किया ना, हमें वही करना, राइट। अगर हो सकता है कल को एक चौथा भी आ जाए, क्योंकि नई नई चीजें निकलती, चौथा आ जाए कल को, ऐसा आ जाए कुछ फाइनेंशियल आफ्टर टैक्स ब्रेक इवन पॉइंट, रिपीट आफ्टर टैक्स ब्रेक इवन पॉइंट, वो ईएटी, एक बात कह रहा हूं जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई जीरो, तो हम उसको भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी 3 डेफिनेशंस है, आपने इनका मतलब क्या है समझना है, क्यों नहीं है समझना, क्यों से कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों तो फॉर्मूले में समझेंगे। आइए क्विकली रिवाइज कर ले, बड़ा अच्छा करा दिया। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में क्या चीज जीरो होनी चाहिए, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो होना चाहिए, और निकालना क्या है, हमें वो सेल्स बतानी है जिस पर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में जिस पर अर्निंग पर शेयर जीरो हो, वो वाला ईबीआईटी बताना। और बेटा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट पे यहां भी अर्निंग पर शेयर होल्डर जीरो होना चाहिए, पर सेल्स बतानी, अलग अलग चीज बतानी है, इसलिए उनका नाम भी क्या रख दिया अलग। ये याद करना पड़ेगा। बेटा आपका नाम क्या है, दीपाल, मैंने याद किया हुआ है, ये तो याद करना पड़ेगा, ये इनके नाम, कोई और नाम होते मैं वो पढ़ा रहा होता, मजा आ गया ना। अब हम इनके फॉर्मूलों की चर्चा करें, बेटा दिक्कत तो नहीं समझो। अब इनके फॉर्मूलों की चर्चा करें। ये जो मैं बताता हूं ना इधर उधर की बातें, ये बड़ी ध्यान वाली है, इसको मजाक में डाल दोगे खत्म हो जाएगी, नहीं तो ये बड़ा जरूरी है क्यों और क्या सीखना। एक और एग्जांपल देखो क्यों और क्या पे कितनी प्रॉब्लम आती है। अब मैंने और हमने गाड़ी पहली ली, तो मैं और मैडम दोनों गाड़ी सीख रहे थे, 15-15 देते हैं शायद सिटिंग गाड़ी से सिखाने की, 15 के करीब देते हैं, तो हमने तो सीखी थी यार, घर में गाड़ी नहीं थी तो अपना मैंने तो 4 दिन में गाड़ी सीख ली। उसने बताया ये क्या है, मैं क्या समझ जाता था, ये क्लच है, इसको दबाओ गियर बदल लो, बदल देता था, ये ब्रेक है, इसको दबाओ गाड़ी रुक जाती थी, समझ लिया। अब मैडम को सिखा रहा था वो गाड़ी, उसने कहा ये क्लच है, इसको दबा के ना गियर बदलते हैं। मैडम ने बोला क्यों बदलते हैं, इसको क्यों दबाते हैं गियर बदलने के लिए, कहना मैडम इसको ना ऐसे दबाते हैं फिर ये गियर बदलते, फिर नहीं क्यों दबाते हैं। खड़ा हुआ बाहर आया, इंजन खोल के देखो यहाँ पे क्लच है, यहाँ पे ऑयल डला हुआ है, जब आप हाथ से दबाओगे थोड़ी देर में वो गाड़ी चलाना नहीं सिखा रहा था, गाड़ी बनाना सिखा रहा था। तो यानी इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मैनेजमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स, यानी हमारा गोल बदल गया ना, आप सीखने तो क्या गए गाड़ी, और आप बार बार क्यों क्यों पूछ के ब्रेक दबाने से गाड़ी क्यों रुकती है, वो खड़ा हो जाएगा फिर से बाहर आइए, देखिए ये इसका फ्लूइड पंप है, यहाँ पे ब्रेक दबाते तो फ्लूइड जाता है, ब्रेक में वो प्रेशर डालता है फिर वो रुक जाता है। ये सब चीजें भी आप सीखे, लेकिन कब, जब आप क्या में निपुण हो। अगर आपका क्या स्ट्रांग नहीं होगा ना तो क्यों तो आपको मार देगा, तो क्यों पे मत जाओ, बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मैं बड़े संभल के समझा रहा हूं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखो पहला निकाल रहा हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसका आंसर आपने यूनिट्स में निकालना, किसमें निकालना, तो आप क्या करो, फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग वाली को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी एक यूनिट का सेलिंग प्राइस में से एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट घटाओ तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा।
फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग वाली को अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो सेल्स इन यूनिट्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा? सेल्स इन यूनिट्स में। दूसरा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग वाली को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? तो फिर जो आपका सेल्स आएगा ना वो इन रुपीज आएगा। क्या आएगा? अब प्रश्न उठता है पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। यानी बेटे राज्य मतलब पता क्या हुआ, अगर इन यूनिट्स को आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला आंसर आएगा। आगे बात सुनिए, अब मैं क्वेश्चन से आपको तसल्ली कराता हूं तब आपको मजा आएगा। ये आ गया ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, कितनी देर से मैंने समझा रहा था, सब लिखा हुआ आपके लिए। देखो वही सब चीजें आपके सामने, पहले तो क्लियर है। मैं जानबूझ के इसको बाद में दिखाया कि पहले मैं जरा बच्चों को परफेक्ट करूं। पढ़ के सुनाऊं? क्लियर है? साफ लिखा हुआ बोल्ड कलर में, लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईबीआईटी इज नील। और नीचे दो आंसर बताए हुए, एक यूनिट्स वाला, एक इन रुपीज वाला। यूनिट्स वाले में किससे डिवाइड किया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रुपीज वाले में किससे डिवाइड किया? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बता दिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बात मस्त समझ में आ जाएगी। क्यों जी? आइए। कहता ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए। अब हम आ रहे हैं क्यों पर, उस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहे हैं। नाम को नहीं कर रहे, नाम तो क्या है, फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट 12, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20 माइनस 12 8। कहता है 2 ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, एक यूनिट्स वाला और एक रुपीस वाला। यूनिट्स वाले में मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्या है? 2 लाख, डिवाइड कर दीजिए 8 रुपए से, कितना आया? 25,000 यूनिट। अब हम बनाएंगे फॉर्मूले की चटनी, अच्छे से चेक करेंगे। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? यहां पीवी रेशियो से। इसके लिए आपको पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो भी बताया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, यानी 8/20 इंटू 100 कितना आ रहा है? 40%। अब आप फिक्स कॉस्ट क्या है आपकी? 2 लाख। 2 लाख को राजे किससे डिवाइड करोगे? 40% से। देखो क्या आता है? 5 लाख। अब चेक करो, 25,000 को 20 रुपए से मल्टीप्लाई करो, 5 लाख तो आ रहा है। पर हमारी जिज्ञासा अभी भी नहीं रुकी है। अब तो हम बैंड बजाने के मूड में। सेल्स कितनी है? 5 लाख। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25,000 यूनिट को 12 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी? 3 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। अब बताओ ईबीआईटी कितना है? कर लिया कि नहीं है वेरीफाई? हो गई पूरी तसल्ली? फॉर्मूले की बना दी चारों तरफ से चट्टी। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का पहले मतलब बताना चाहिए। क्या क्या मतलब है? वो सेल्स जिस पर ईबीआईटी 0। अब सेल्स कौन सी वाली यार? 2 निकाल सकते हो, यूनिट्स में निकाल लो या रुपीस में निकाल लो, आपस में वेरीफाई भी कर सकते हो। यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? सेलिंग प्राइस से। रुपीस वाला सामान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थम्स अप या डाउन? मस्त। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या था फॉर्मूला? वो ईबीआईटी जिस पे शेयर होल्डर्स की कमाई 0। अब मेरी बात सुनना, शेयर होल्डर को पैसे कब देते हैं जरा बताओ? शेयर होल्डर को पैसे देते हैं इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड। टैक्स तो जाना ही जाना, उसको छोड़ो। यानी मोटा मोटा इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यानी हमारी कमाई अगर इतनी है कि जिसमें सिर्फ ब्याज और प्रेफरेंस डिविडेंड ही निकले, तो शेयर होल्डर्स की कमाई क्या हो गई? 0। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो बस ईबीआईटी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डेट निकाल लो। यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डेट। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट जितना ईबीआईटी कमा रहे हो तो शेयर होल्डर को अंडा मिलेगा। खोपड़ी घुमाओ, दिमाग हिलाओ, बात समझ में आ जाएगी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाओगे, ईबीटी जीरो हो जाएगा, उसके सब कुछ जीरो 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 करके चलता रहेगा। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो उनको देने के लिए भी तो कमाई होनी चाहिए। शेयर होल्डर की नहीं चाहिए हमें, किसकी चाहिए? इंटरेस्ट की और प्रेफरेंस डिविडेंड की। और प्रेफरेंस डिविडेंड आप सभी जानते हैं आफ्टर टैक्स होता है। तो उस केस में ईबीआईटी क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट प्लस डेट, पर जब प्रेफरेंस डिविडेंड लोगे तो 1 माइनस टी से डिवाइड। तो बेसिकली देखा जाए ये सेकंड वाला फॉर्मूला मेन है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को जीरो पुट कर दो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं मेरी बात समझ में? तो सेकंड वाला ही याद कर लो तो फर्स्ट वाला तो ऑटोमेटिक आ ही गया उसके अंदर। कैसा लगा बेटा? ईमानदारी से बताना। एक्चुअली टैक्स पहले इंटरेस्ट देते हैं, फिर ईबीटी आता है, फिर टैक्स देते हैं, फिर ईएटी आता है। कॉमन डिनोमिनेशन में ला पाए। और एक और बात है, प्रेफरेंस डिविडेंड को तभी दे पाओगे डिविडेंड जब टैक्स दोगे। सोच, क्योंकि टैक्स पहले कमाओगे, टैक्स घटाओगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे। बिना टैक्स के तो दे ही नहीं सकते, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के लिए टैक्स तो कमाना ही पड़ेगा ना। अब समझ, गवर्नमेंट कहती है अगर अभिनव को कुछ भी देना है एमके जैन ने तो 1000 रुपए मुझे दो। तो अब मोटी सी बात यह, अगर अभिनव को मुझे 2 देने हैं ना तो भाई साहब मुझे 3 कमाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक मैं सरकार को 1000 रुपए नहीं दूंगा अभिनव को 2 नहीं दे सकता। तो अभिनव के 2 मेरे लिए तो 3 के बराबर है। ये जरूर कहेगा 2 का मजा आया। अब भाई तुझे तो 2 का मजा आया, हम तो 3 से लुट गए। लेकिन उसी तरह ऋषभ को देख लो, ऋषभ को गवर्नमेंट कहती है कुछ दो, हमें टैक्स की जरूरत नहीं है। अब ऋषभ कहता है मुझे 2 दो, तो फिर ऋषभ के लिए तो मुझे 2 ही कमाने की जरूरत है ना, गवर्नमेंट को तो कुछ देना ही नहीं। यही बात इंटरेस्ट की है। इंटरेस्ट आप टैक्स देने से पहले देते हो कमाई में से, तो इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए पहले सरकार की पूजा करो, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दो। तो दोनों का डिनोमिनेशन फर्क हो गया, तो इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को अभी हम बिफोर बना के एक तो डिनोमिनेशन सेम कर लेते हैं, और दूसरा मैंने लॉजिक ये बताया प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमें ज्यादा कमाना पड़ता ताकि टैक्स दे के उनकी पूजा की जा सके। आई मेरी बात समझ? ये हल्का सा फर्क। और वो बात जो आपने कही बिल्कुल 100% सही है, दोनों का डिनोमिनेशन क्या हो जाएगा? सेम। भाई आपके मार्क्स आए 100 में से, इसके 1000 में से, मार्क्स थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को क्या बनाऊंगा? परसेंटेज। वो बात आपकी वाजिब है, पर मैंने उसको और क्लियर किया आपको। जो मैंने एक बात बतानी चाहिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड को 2000 रुपए देने का मतलब है कमाओ ज्यादा, तब उसकी 2000 की पूजा होगी। कैसा लगा? ठीक है ना? तो अब इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं, आपको मजा आएगा। अब देखो भाई साहब, डिवेंचर है 10 लाख के 10% वाले, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 लाख। ठीक। प्रेफरेंस शेयर्स हैं 3 लाख 12% वाले, प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया? 36,000। डिविडेंड टैक्स है 40%। अब मुझे चाहिए कौन सा? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। इंटरेस्ट क्या है? 1 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? 36,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, तो 1,60,000 आ रहा है मेरे हिसाब से। देखना ये आ रहा है? चलो अब चेक करेंगे, हम तो वहमी आदमी है, हम चेक करेंगे भाई साहब। ईबीआईटी अगर मेरा 1,60,000 है तो मैं उसमें इंटरेस्ट दूंगा। पहले कितना दूंगा साहब? 1 लाख। तो मेरे पास ईबीटी बचेगा 60,000। पर अभी मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पूजा नहीं कर सकता। पहले मुझे पूजा किसकी करनी पड़ेगी? सरकार की। सरकार क्या कहती है? 40% से पूजा करो भाई। तो 40% सरकार के कदमों में रख दो कि प्रभु ये आपकी सेवा में। प्रभु को खुश करने के बाद क्या बचे? 36,000। अब आप पहुंचे किसके पास? दूसरे प्रभु के पास। वो कितना मांग रहा है? 36,000। और अब जो असली प्रभु बचा उसके लिए बचा अंडा। वो प्रभु कौन था? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर।
अब थोड़ा समझ में आया? पूरा आनंद आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? संभव बेटा कैसा लगा? एकदम रट गया होगा बिल्कुल, सारी कहानी डिटेल में समझा दी, प्रूफ भी कर दिया। अब एक रह गया लास्ट, कौन सा? कंबाइंड लीवरेज। और कंबाइंड लीवरेज सेल्स में निकालना है तो उसके ऑपरेटिंग लीवरेज वाला ही फॉर्मूला। ऑपरेटिंग लीवरेज में सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ली थी ना ऊपर, हाँ, इसमें क्या लेंगे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स कॉस्ट, तीनों ले लेंगे। और अगर नीचे किससे डिवाइड करेंगे? पीवी रेशियो से, तो आंसर आएगा रुपीज में। और अगर किससे डिवाइड करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आंसर क्या आएगा? यूनिट्स। तो देखिए आपके सामने आ रहा है, इसको तो छोड़े, आ गया ना। देखिए उसी तरह के फॉर्मूले, अगर आपको आंसर किसमें चाहिए, किसमें चाहिए? पहली बात, उसमें हमने सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लिया था ऊपर, अब यहां ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के साथ साथ क्या लोगे? इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है और राज्य अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो फिक्स कॉस्ट लोगे, इंटरेस्ट लोगे प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड लोगे। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड को कैसे लोगे? 1 - t से डिवाइड करके। और अगर आपको आंसर निकालना है यूनिट्स में, किसमें? तो आंसर नीचे क्या लोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आंसर किस में निकालना है? रुपीज में, तो नीचे क्या लोगे? पीवी रेशियो। हिंदी का डायलॉग भी लिख दिया, वो सेल्स जिस पर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 0 हो, वो सेल्स, वो सेल्स, वो सेल्स। लेकिन बार बार करा रहा हूं क्योंकि मिक्स हो जाता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता था? वो ईबीआईटी, दोनों का बाकी का तो सेम है, वो ईबीआईटी जिसपे इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई 0, यहां भी पर वो सेल्स जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई 0। मजा आया? और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में वो सेल्स जिस पर ईबीआईटी 0। नाम है ना भैया, नाम तो बोल बोल के याद होते हैं। आपका नाम बोल बोल के याद किया मैंने, ये कोई लॉजिक तो है नहीं इसके पीछे। नहीं, बच्चों का नाम, जैसे भी नया बच्चा भी इसका नाम याद नहीं, वो 2-4 बोलेंगे, अब उल्टा बोल गए, फिर भूल गए, तो मिक्स हो जाता है, आपको ध्यान देना है। अब ये लास्ट पॉइंट है, ये हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। अगर पीवी रेशियो 80% होता है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 20%, और अगर वेरिएबल कॉस्ट 30% है, पीवी रेशियो 70%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो मिलके 100% बनते। मजा आया कि नहीं? अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे जिसपे सारी चीजों की चर्चा करके काम को निपटा देंगे। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख गिवन है, इंटरेस्ट सब कुछ गिवन है 1 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड 90,000। ये मैं लिख क्यों रहा हूं जब सब गिवन है? लिखा किस लिए? अब वेरिएबल कॉस्ट बोलिए 80%, ये लिखना है मुझे। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? 20%। क्लियर? कोई डाउट? अब आप एक एक करके चीज निकाल सकते हो। पहला है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, क्या होगा? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख डिवाइड बाय 20%, 12.5 लाख। क्लियर? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ईबीआईटी निकालोगे, फिक्स इंटरेस्ट 1 लाख 90,000 डिवाइडेड बाय 1 - 0.4, 2,50,000। चेक करो, पक्का? थर्ड, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या क्या लोगे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख प्लस इंटरेस्ट 1 लाख प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय
1 माइनस 0.4 होल डिवाइडेड बाय 20%, क्या आ जाएगा? 25 लाख आ रहा है। मजा आया कि नहीं? कोई डाउट? देखा, बच्चा फिर आगे वहीं पे कह रहा है बीच वाले में 20% से डिवाइड क्यों नहीं किया? अगर बीच वाले को मैं 20% से डिवाइड कर देता तो कुछ और निकलाता ना, क्योंकि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तो बताना ही ईबीआईटी के टर्म्स में होता है। 20% से जब हम डिवाइड करते हैं तो सेल्स निकलती है। इसलिए तो मैंने बोला था ना कि इसमें हमने अपना दिमाग नहीं लगाना। क्यों नहीं सोचना, हमने क्या सोचना? ये नाम है ना राज्य, क्यों वहां सोचते हैं जहां थोड़ी गुंजाइश है? गुंजाइश थोड़ी है। इसको कैलकुलेटर बोलते हैं तो कैलकुलेटर बोलते हैं, एक बात कह रहा हूं। मान लो कैलका बोलते हैं तो क्या बदल देते नाम? नहीं, अब इसको माउस बोलते हैं। आपको वैसे माउस को बोलते हैं, ये तो मुझे कछुआ जैसा लग रहा है। कोई मतलब रीजनिंग में मत जाओ, पागल हो जाओगे बेटा। क्यों में मत जाओ, क्या फटाफट पैकअप करो। पहले में सेल्स निकलेगी, तीसरे में सेल्स निकलेगी, दोनों में डिवाइड होगा, दूसरे में कमाई निकलेगी, डिवाइड नहीं होगा। आप वेरीफाई कर लें एक बारी। कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते भाई साहब? रात को नींद ही नहीं आएगी। देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर, राइट? अब देखो, पहला चेक करो, बातें नहीं करो यार, तुम्हारे लिए रंग भी बदलता रहता, कितना करता हूं। देखो, पहला चेक करो, 12.5 लाख की सेल्स। ये देखो 12.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी, कितना? 10 लाख। कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 2.5 लाख। फिक्स कॉस्ट क्या है? 2.5 लाख। हो गया काम बराबर। ईबीआईटी 0 आ गया। तो पहले वाले में हमें वो सेल्स बतानी थी जिस पे ईबीआईटी 0, आपके सामने वेरीफाई हो गया। बेटा देख नहीं रहे, ध्यान से देखो। दूसरे वाले में आपने वो ईबीआईटी बताना है जिस पर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 0, तो आपने ईबीआईटी वो कितना निकाला है? 2.5 लाख। अब चेक करो, 2.5 लाख में से इंटरेस्ट कितना दोगे? 1 लाख। बचेगा क्या? 1,50,000। टैक्स कितना दोगे? 40%, 60,000। बचेगा क्या? 90,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दोगे? 90,000। बचेगा क्या? 0। हो गई इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई 0। वेरीफाई हो गया ना। अब लास्ट वाले में आपने सेल्स बतानी है जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई 0, और वो सेल्स आपने क्या निकाली है? 25 लाख। अब आओ, 25 लाख का 80% 20 लाख, क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन 5 लाख, फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख, क्या बचा? 2.5 पे नीचे आ ही रहा है 0। देखो वो 2.5 पे तो लेफ्ट में निकाल ही रखा है ना मैं सब कुछ 0, बाकी तो सारा चार्ट रिपीट हो जाएगा। पर सुन नहीं आया, कह रहा कैसे हो जाएगा? नहीं आया नहीं। देखिए 1 लाख हो गया, ये 1.5 लाख हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। अब ये 90 माइनस हुआ तो 0 आया। अब ठीक लगा? रिपीट कर दो, बच्चे को नहीं आएंगे। ये बहुत ही मानसिक स्तर पे कमजोर है। अब तो मजा आया कि नहीं? पूरा क्लियर हो गया? ये बच्चे भूल जाते हैं, कई बार बोल दिया। को तो एक बार और बोल दूं, अब तो खून में मिल गया होगा।